सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेज। तो सर लास्ट क्लास में हमने बेसिक्स कंप्लीट किया था हमारा, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। ठीक है सर, ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मैं ये मानता हूं इस पूरे सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ है तो वो यही चैप्टर है, राइट। और ये चैप्टर ऐसा है कि इसको पढ़े बिना आप इसके किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते। कहने का मतलब ऐसा है कि ये पूरा रूल बेस्ड चैप्टर है, इसमें कोई भी तुक्केबाजी नहीं हो सकती है, राइट। अच्छा सर, क्या ये चैप्टर एग्जाम में आता है? बिल्कुल, ये एग्जाम में आता है। सबसे ज्यादा एमसीक्यू इसी चैप्टर से बनते हैं। अगर कोई केस स्टडी बनानी है तो वो भी इसी चैप्टर से बनेगी। तो ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, राइट। और रियल टाइम में आपको ये जानना है कि सर कॉस्ट ऑडिट किसको करवानी है, किसको नहीं करवानी है, तो भी यही चैप्टर आपके काम का है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े ध्यान से देखिएगा। और इसमें से एमसीक्यूज बहुत सारे आते हैं, तो एक एक चीज को बारीकी से देखिएगा, ठीक है। नाम इसका जो है कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स है। शॉर्ट में हम इसको CRA बोलते हैं, तो हम इसको शॉर्ट में CRA रूल्स 2014 भी बोलते हैं। CRA का मतलब है कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, और रूल्स हो गए ओके, ठीक है सर। क्या लिखा है आइए देखते हैं। द ओरिजिनल रूल्स अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 वर सुपरसीड्स एंड कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल 2014 इशू। देखिए सर, पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, फिर कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, राइट। तो जाहिर सी बात है कि इनमें भी तो चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान देंगे, लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि सर कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन जो कि सेक्शन 148 है, कॉस्ट ऑडिट को लेके सारी बातें सेक्शन 148 ही कर रहा है। पर सर 148 की भी तो लिमिट है ना। उसने ये कह दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिट फिक्स करेगी किसको कॉस्ट रिकॉर्ड रखने, किसको नहीं रखने। सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी किसको ऑडिट करवानी या नहीं करवानी, ठीक है। किसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। पर क्या फिलहाल क्या रूल है, फिलहाल क्या लिमिट्स हैं, फिलहाल क्या क्राइटेरियाज है, ये तो बताओ। तो उन क्राइटेरियाज को लिखा गया है CRA रूल्स 2014 में, ठीक है। द करंट इफेक्टिव रूल्स इज कंपनीज CRA रूल्स 2019, ठीक है। चेंज किया गया, अमेंड, क्योंकि हर चीज को टाइम टू टाइम अमेंड तो करना ही पड़ता है। तो सर इसे चेंज किया गया था और अमेंडमेंट रूल्स 2019 में आए थे। फिर भी आज भी हम बोलते हैं इनको CRA रूल्स 2014 ही है ओके ओके, क्योंकि वो मेन रूल तो वही है ना 14 वाले, उसमें कुछ हल्के फुल्के अमेंडमेंट है तो वो 19 में हुए तो इसलिए अमेंडमेंट बोल दिया उसको। जैसे GST का रूल है, मैं आपको बताऊं, GST आया था 1 अप्रैल 2017 को, राइट। उस टाइम CGST रूल्स 2017, HGST रूल 2017 इस तरीके से इशू हो गए। अब काउंसिल मीटिंग होती है और उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट कर दिया जाता है, तो क्या इससे CGST रूल 2017 चेंज हो जाएगा? नहीं, एक्ट का नाम तो वही रहेगा ना, रूल्स का नाम तो वही रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पे भी सर रूल्स का नाम तो वही रहने वाला है। क्यों? चलिए सर कितने रूल है? तो सर यहाँ पे 6 रूल है, और मैं आपको 6 रूल के नाम सबसे पहले याद कराऊंगा, फिर हम आगे बात करेंगे, राइट। ओके, रूल नंबर 1, सर किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 और किसी भी रूल्स का रूल नंबर 1 एक ही बात करता है, वो बात करता है स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, कि ये रूल्स कब से अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे भी जो हमारा रूल 1 है वो शॉर्ट इंटाइटलमेंट, टाइटल, कमेंसमेंट की कब से ये रूल अप्लीकेबल होते हैं, इनका नाम क्या है वगैरह। इंट्रोडक्शन, बेसिकली जब हम किसी से मिलते हैं तो इंट्रोडक्शन देते हैं, वैसे ही रूल 1 जो है वो इंट्रोडक्शन कहता है, राइट। रूल 2 जो है सर वो डेफिनेशन की बात करता है। जैसे हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ा, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है वो हमें सेक्शन 2 में डिफाइन करता है SSC क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। ऐसे हमने कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा, ठीक है, तो उसमें भी सेक्शन 2 में भी कुछ डेफिनेशन दे रखी है। तो सेक्शन 2 या रूल 2 जो होता है वो भी डेफिनेशन का ही होता है, तो यहाँ पे भी वही है। तो ये 2 रूल में तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं सर रूल 3 की। रूल 3 जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, और याद रखिएगा इसका नाम, नंबर, कंटेंट सब आपको याद होना चाहिए, राइट।
तो रूल नंबर 3 है सर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कि सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस पे एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, किसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखना मैंडेटरी है और किसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखना मैंडेटरी नहीं है, ये सारे रूल्स यहां पे हैं। ओके, ठीक है। फिर आता है रूल 4। रूल 4 बात करता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, किसे कॉस्ट ऑडिट करवानी है और किसे कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी है, ये रूल 4 में डिफाइन है, राइट। फिर आता है रूल 5। रूल 5 है मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब आप कहोगे सर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अभी तो हमने बात करी एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, तो सर मेंटेनेंस अलग होता है, एप्लीकेबिलिटी अलग होती है। रूल 3 ये बताता है कि किसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं और किसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं रखने हैं, जबकि रूल 5 ये बताता है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैसे रखने हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसमें किन किन चीजों को इंक्लूड करना है, ये सब रूल 5 बताता है। ठीक है, ठीक है। एंड रूल 6, रूल 6 जो है सर वो बात करता है किसकी, अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। कॉस्ट ऑडिटर को कब अपॉइंट किया जाए, कैसे अपॉइंट किया जाए, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, उसकी टाइम लिमिट्स क्या होती है, ये सब रूल 6 में डिफाइन किया गया है। ओके, तो दोबारा रिपीट करते हैं। रूल 1 कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी, सोर्ट, टाइटल, इस चीज के लिए है। रूल 2 डेफिनेशन। रूल 3 एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। रूल 4 एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। रूल 5 मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। रूल 6 अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। रूल 1 स्कोप और एप्लीकेबिलिटी। रूल 2 डेफिनेशन। रूल 3 applicability of cost records. Rule 4 applicability of cost audit. Rule 5 maintenance of cost record. Rule 6 appointment of cost auditor. ठीक है, एक बार और हो जाए, चलिए। रूल 1 चलिए बोलो। रूल 1 स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। रूल 2 डेफिनेशन। रूल 3 एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। रूल 4 एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। रूल 5 मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स और रूल 6 अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, ठीक है। अब सर हम रूल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल 1 की बात करते हैं। रूल 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, और उस पर एमसीक्यू कई बार पूछ लेते हैं, तो वैसे भी ध्यान रखना है। हमने कहा कि सर रूल 1 बोलता है कि नाम तो हमने पहले ही बता दिया कि सर सीआरए रूल्स 2014 है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी कब से है, तो सर ये विथ इफेक्ट फ्रॉम, क्या लिखा हमने, विथ इफेक्ट फ्रॉम 30 जून 2014 ये एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो विथ इफेक्ट फ्रॉम 30 जून 2014, ये डेट जरूर याद रखिएगा, ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है रूल 2 जो डेफिनेशन की बात करता है। सर डेफिनेशन की बात में बोला गया कि जहां जहां पे हम एक्ट वर्ड लिखेंगे तो उस एक्ट वर्ड का मतलब कंपनीज एक्ट 2013 से होगा। ठीक है, डेफिनेशन क्या बताता है कि जब हम कोई शॉर्ट वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है। बार बार तो हम नहीं बताएंगे मतलब, तो एक बार बता दिया कि जहां जहां पे सर एक्ट लिखा होगा ना उसका मतलब है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है सर, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अब कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की डेफिनेशन आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है कि जो पर्सन सीएमए हो। ठीक है, क्या है इसकी डेफिनेशन, कि जो पर्सन सीएमए पास्ट हो और जिसके पास सीओपी हो। ध्यान रहे, अगर आपके पास सीओपी नहीं है तो आप सीएमए इन प्रैक्टिस नहीं है, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस नहीं बोल सकते आपको। ठीक है, नेक्स्ट आया कॉस्ट ऑडिटर। सर कॉस्ट ऑडिटर होने के लिए क्या डेफिनेशन है कि सर जो सीएमए है जिसके पास सीओपी है, तो अगर कोई सीएमए है और उसके पास सीओपी है तो क्या वो कॉस्ट ऑडिटर हो गया? नहीं, साथ में वो अपॉइंटेड भी तो होना चाहिए एज ए कॉस्ट ऑडिटर। अरे भाई मैं सीएमए हूं, मैंने सीओपी ले ली, तो क्या मैं कॉस्ट ऑडिटर बन गया? नहीं, जब मुझे कोई कंपनी अपना कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगी तो उसके लिए मैं कॉस्ट ऑडिटर हूं, ऐसे चलता फिरता कॉस्ट ऑडिटर थोड़ी हूं मैं, राइट। यस, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, जब ऑडिटर अपना काम कर लेगा तो CRA 3 फॉर्म में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है जिसे हम कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बोलते हैं।
कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात करें तो रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट डॉक्यूमेंट्स, कॉस्ट इंफॉर्मेशन सब चीजें आ जाती है, कॉस्ट सीट वगैरह सब कुछ आ जाता है, ठीक है। फॉर्म, फॉर्म का मतलब सर जैसे मैंने अभी बताया CRA3 फॉर्म होता है, वैसे ही और भी फॉर्म होते हैं, CRA1, CRA2, CRA3, CRA4, आगे हम उनको डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट डेफिनेशन इंस्टीट्यूट, जहां जहां पे इंस्टीट्यूट लिखा आएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। सर अभी तो नाम चेंज हो गया ना, बिल्कुल नाम तो चेंज हो गया, पर जो डेफिनेशन में लिखा गया वो नाम यही लिखा गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आज का नाम हो गया ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हालांकि अभी इस पे थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है, आप ICAI वर्ड यूज नहीं कर सकते, आप पूरा वर्ड यूज कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ICAI। तो बताइए यहां तक कहानी क्लियर है, रूल 1 क्लियर है और रूल 2 क्लियर है, बोलो। ओके, आई थिंक थोड़ा सा ऑडियो ठीक था क्या? चलिए ठीक। ओके, तो नेक्स्ट रूल 3 पढ़ रहे हैं हम। रूल 3 पढ़ने से पहले सर हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। आपको याद है कि मैंने आपको बेसिक्स में बताया था कि सर जो कॉस्ट ऑडिट होती है वो कंपनी एज ए होल नहीं होती, वो होती है प्रोडक्ट वाइज या सर्विस वाइज, ठीक है। तो अगर मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहा हूं तो क्या सबकी ऑडिट होगी? नहीं सर, सबकी ऑडिट नहीं होगी। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहा होगा सिर्फ उसी की ऑडिट होगी, राइट। तो सर इसके क्या बेसिस रहेंगे? तो उसके लिए पहले आपको ना ये पढ़ना पड़ेगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। हालांकि अब आगे जाके इन चीजों को चेंज कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। अभी 3 कैटेगरी बनाई हुई है, रेगुलेटेड सेक्टर्स, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स और अदर सेक्टर्स, ठीक है। अभी इसमें एक अमेंडमेंट प्रपोज्ड हुआ था जिसमें रेगुलेटेड सेक्टर्स को रेगुलेटेड कैटेगरी से हटाने की बात चल रही थी, ठीक है। पर अभी फिलहाल वो अमेंडमेंट्स आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है, राइट। तो आपको तो जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना है, ठीक है, किसी रूमर्स पे नहीं जाना है, ठीक है। सर टेबल ए, रेगुलेटेड सेक्टर्स। तो सर ये रेगुलेटेड सेक्टर्स मतलब क्या? देखिए सर हमारे इंडिया में कई चीजें ऐसी हैं जिनकी प्राइस को, जिनकी डिमांड को और जिनकी सप्लाई को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। मैं सिर्फ प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइस को, डिमांड को और सप्लाई को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तीनों चीजों का नाम ले रहा हूं। कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जिसकी प्राइस को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है पर डिमांड सप्लाई को रेगुलेट नहीं करती, तो वो हम यहां पे नहीं ले रहे हैं, राइट। चलिए, तो जिन प्रोडक्ट को यहां पे कवर किया गया है उन्हें बोलते हैं रेगुलेटेड सेक्टर्स, ठीक है। अब रेगुलेटेड सेक्टर्स में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं? पेट्रोलियम। क्या पेट्रोलियम प्राइसेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है? बिल्कुल करती है सर। कभी ड्यूटी बढ़ा दा, कभी वेट बढ़ा दिया, कभी घटा दिया, एक्साइज बढ़ा दिया, घटा दिया, तो राइट। टेली कम्युनिकेशन पे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन रखती है? बिल्कुल रखती है। इलेक्ट्रिसिटी पे? बिल्कुल। ड्रग्स एंड फार्मा मतलब दवाइयों पे, मेडिसिन पे, यस गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है सर। फर्टिलाइजर्स पे बिल्कुल कंट्रोल रखती है। और शुगर और इंडस्ट्रियल अल्कोहल पे, यस, ताकि इनकी कालाबाजारी ना हो सके, इनको ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो सके, तो उसके लिए इन सब पे कंट्रोल करते हैं, राइट। ठीक है सर, क्या हमें ये 6 के 6 नाम याद होने चाहिए? डेफिनेटली आपको ये 6 के 6 नाम याद होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें से सर एक एमसीक्यू आता है। एमसीक्यू कैसा आता है कि मान लीजिए आपको 4 नाम दे दिए और बोला गया इनमें से रेगुलेटेड सेक्टर कौन सा है, तो 3 नॉन रेगुलेटेड दे दिए, 1 रेगुलेटेड दे दिया, या फिर 3 रेगुलेटेड दे दिए, 1 नॉन रेगुलेटेड देके ये पूछ लिया इनमें से रेगुलेटेड सेक्टर कौन सा नहीं है,
ठीक है, तो एक तो वहां पे आपका इसको क्वेश्चन मिलेगा। दूसरा, जब आपसे ये पूछा जाएगा कि कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं, उस टाइम पे भी आपको रेगुलेटेड सेक्टर का नॉलेज होना चाहिए, राइट। तो ये 6 नाम एज इट इज आपको याद रखने हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, राइट। ठीक है, उसके बाद सर टेबल बी में आते हैं। टेबल बी में नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं जिनको ऑडिट तो करवानी है, पर गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशंस उसमें है नहीं, मतलब गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं करती है। ठीक है, अब ऐसे सर 33 सेक्टर्स हैं। अब सर 33 के नाम तो हम याद नहीं कर सकते ना, 33 सेक्टर्स हैं, उनके नाम तो याद नहीं कर सकते, तो मत करिए, तो उनका नाम याद करने की कोई जरूरत भी आपको नहीं है, राइट। पर इतना जरूर ध्यान रखना है कि नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में 33 सेक्टर्स हैं। फिर सर अदर बात आती है। अदर सेक्टर्स वो हो गए जो ना तो रेगुलेटेड की लिस्ट में आते हैं, ना ही नॉन रेगुलेटेड की लिस्ट में आते हैं। जैसे कि 6 + 33 है तो 39 हुए। अब काम तो बहुत सारे होते हैं इंडिया में, तो इन 39 के अलावा जो भी काम है वो सारे किस में आ जाते हैं, अदर सेक्टर्स में आ सकते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, तो सर ये 6 नाम हमें याद करने हैं, बिल्कुल करने हैं। कैसे करें बताओ भाई, कैसे करें? तो चलिए ये 6 नाम आपको आज याद करवा देते हैं, ठीक है, और याद भी ऐसे करवा देते हैं कि आप भूलो नहीं कभी। देखिए सर, टीवी तो देखते होंगे आप, तो टीवी पे एक शो आता है TMKOC, नाम सुना आपने? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सही है क्या? हाँ सर, इसमें एक कैरेक्टर है, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हो रही। क्या नाम है? हाँ, पत्रकार पोपटलाल, ठीक है। तो एक इसमें कैरेक्टर है जिसका नाम है पत्रकार पोपटलाल। कहाँ काम करते हैं ये पत्रकार पोपटलाल? सर ये काम करते हैं तूफान एक्सप्रेस में। अच्छा, ठीक है, तो पत्रकार पोपटलाल विच इज वर्किंग इन तूफान एक्सप्रेस, और इनकी जीवन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सीरियल में पूछ रहा हूं, रियल लाइफ में नहीं पूछ रहा हूं। तो सर इनकी जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शादी, कि सर ये शादी के लिए मरे जा रहे हैं पर शादी हो नहीं रही है। सही है, तो पत्रकार पोपटलाल विच इज वर्किंग इन तूफान एक्सप्रेस इज डाइंग फॉर शादी। ये बात में कोई शक है क्या? फैमिली के साथ जब आपने तारक मेहता, अब तो वेब सीरीज आने लग गई तो अब तो नहीं देखते होंगे फैमिली के साथ, राइट? हाँ, पर पहले तो सर हम तारक मेहता देखते थे, ठीक है। तो सर यहां से हम रेगुलेटेड सेक्टर्स याद करेंगे। कैसे? पत्रकार पोपटलाल का पीपी उठाएंगे जो कि हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तूफान एक्सप्रेस का टी उठाएंगे जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन होगा। एक्सप्रेस का ई उठाएंगे जो कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। डाइंग का डी उठाएंगे जो हमारा ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स होगा, ठीक है। F4 का एफ उठाएंगे जो हमारा फर्टिलाइजर होगा, और शादी का एस उठाएंगे जो हमारा शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल होगा, राइट? बोलिए आगे बात समझ में? यस, तो पत्रकार पोपटलाल विच इज वर्किंग इन तूफान एक्सप्रेस इज डाइंग फॉर शादी, और हमारे लिए 6 रेगुलेटेड सेक्टर की व्यवस्था इन्होंने करा दी, राइट? ओके, आई होप याद हो जाएंगे आपके। यस, तो एनी टाइम कभी भी मैं चलती हुई क्लास में पूछ सकता हूं, तो ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कौन सा चैप्टर चल रहा है, कभी भी पूछ सकता हूं, ठीक? ओके, अब दूसरा पॉइंट, ये बात तो समझ में आ गई। तो रेगुलेटेड सेक्टर्स में 6 सेक्टर्स हैं, नॉन रेगुलेटेड में 33 सेक्टर्स हैं, और बाकी अदर तो है ही। अब क्योंकि कॉस्ट ऑडिट जो है वो प्रोडक्ट वाइज होती है सर, तो इसका मतलब सर रेगुलेटेड के लिए रूल अलग हो सकते हैं, नॉन रेगुलेटेड के लिए रूल अलग हो सकते हैं, और बाकी सेक्टर के लिए रूल अलग हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं सर। तो आइए देखते हैं क्या रूल है। तो आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात और डिस्कस करनी है सर। कहाँ करूं, जगह चाहिए मुझे थोड़ी सी। चलिए सर, यहां थोड़ी जगह मिल रही है, यहां कर लेते हैं सर। जीएसटी जब हमने पढ़ा तो जीएसटी में
क्या रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कुछ टर्नओवर क्राइटेरिया होता है कि सर इतना टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है? यस सर, डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं कि सर जो टर्नओवर क्राइटेरिया है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर लेते हैं या एग्जेम्प्टेड टर्नओवर को भी काउंट करते हैं? बताओ। पॉइंट वैलिड है ना कि रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम टर्नओवर काउंट करते हैं जीएसटी में, तो सिर्फ टैक्सेबल टर्नओवर लेते हैं या जीरो रेटेड भी लेते हैं या नील एग्जेम्प्टेड गुड्स भी लेते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर जब हम जीएसटी की बातें करते हैं तो इसमें स्मॉल जो वेंडर्स होते हैं या अलग अलग, तो हर जगह पे जब हम टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अब टैक्सेबल टर्नओवर निकालते हैं तो क्या वहां पे एग्जेम्प्टेड लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो कहने का मतलब सर ये है मेरा कि जीएसटी में हम अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। किसी में कुछ शामिल होता है, किसी में कुछ शामिल नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए अलग टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, टैक्सेबिलिटी के लिए अलग टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं, और मान लीजिए और कोई एप्लीकेबिलिटी जैसे कि 9 एप्लीकेबल है या नहीं है ना, जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न 9C, ठीक है, तो ये एप्लीकेबल है या नहीं, इनके लिए टर्नओवर में क्या क्या शामिल होगा, तो ये अलग अलग हो सकता है। ठीक वैसे ही हमारे यहां भी सर टर्नओवर दो तरीके का होता है। एक वर्ड जो मैं यूज कर रहा हूं, ओवरऑल एग्रीगेट टर्नओवर। अगर मैं ओवरऑल एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड बोलता हूं, इसका मतलब क्या है सर? मतलब टोटल टर्नओवर, जो भी मेरा टर्नओवर है। अब सर दिक्कत ये है, अगर मैं सिर्फ रेगुलेटेड सेक्टर में ऑपरेट करता हूं तो मेरा रेगुलेटेड का टर्नओवर बोलो और चाहे ओवरऑल टर्नओवर बोलो, एक ही बात है। बोलो यस सुनो। अगर मैं सिर्फ रेगुलेटेड सेक्टर वाला ही प्रोडक्ट बनाता हूं तो मेरा ओवरऑल टर्नओवर भी वही है और रेगुलेटेड का टर्नओवर भी वही है। अगर मैं सिर्फ नॉन रेगुलेटेड वाला प्रोडक्ट बनाता हूं तो भी मेरा ओवरऑल टर्नओवर भी वही है और रेगुलेटेड नॉन रेगुलेटेड टर्नओवर भी वही है। पर सर मैं क्या करता हूं, मैं कुछ प्रोडक्ट तो रेगुलेटेड बनाता हूं और कुछ प्रोडक्ट नॉन रेगुलेटेड बनाता हूं और कुछ प्रोडक्ट मैं अदर कैटेगरी के भी बनाता हूं। मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी भी कंजम्पशन करता हूं, आयरन में भी हूं और अलग मैन्युफैक्चरिंग में भी हूं। तो इसका मतलब मेरा एक प्रोडक्ट जो है रेगुलेटेड सेक्टर में आ रहा है, एक प्रोडक्ट नॉन रेगुलेटेड में आ रहा है और एक प्रोडक्ट अदर कैटेगरी में आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप ओवरऑल एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड यूज करेंगे तब उसमें कौन कौन सा टर्नओवर शामिल करेंगे? तो सर मैं उसमें तीनों टर्नओवर शामिल करूंगा, क्योंकि ओवरऑल का मतलब है सब कुछ। तो उसमें रेगुलेटेड का टर्नओवर, नॉन रेगुलेटेड का टर्नओवर प्लस अदर सेक्टर का टर्नओवर, ये तीनों को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। तो कुल मिला के आपको ये एक वर्ड याद रखना है कि जब जब मैं ओवरऑल टर्नओवर बोलूं, आप समझ जाना कि मैं तीनों सेक्टर का मिला के टर्नओवर बोल रहा हूं। बस इतना समझ चाहिए, समझ जाओगे? ठीक है। दूसरा, इंडिविजुअल एग्रीगेट टर्नओवर। तो दूसरा वर्ड जो मैं आपसे कह सकता हूं वो कह सकता हूं इंडिविजुअल एग्रीगेट टर्नओवर। अब सर इतना समझाना क्यों पड़ रहा है, मुझे इतना क्यों समझाना पड़ रहा है ये टर्नओवर? अगर मैं वर्ड लिखता हूं इंडिविजुअल तो सर समझ में आ रहा है, रेगुलेटेड का अलग, नॉन रेगुलेटेड का अलग, अदर कैटेगरी का अलग। तो इसमें समझाने वाली बात है ही क्या, बताओ? सर वैसे तो समझाने वाली बात नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है कि आप जो सोच रहे हो वैसा है नहीं। इंडिविजुअल एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है A प्लस B, मतलब कि रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड का टोटल करूंगा, उससे मैं इंडिविजुअल एग्रीगेट बोल रहा हूं। समझ रहे हो बात को? भाई जब चीज कॉमन सेंस में बैठ रही हो तो उसको ज्यादा समझाने का मतलब नहीं है, पर जब चीज कॉमन सेंस में नहीं बैठ रही हो, उससे हटके जा रही हो, तो समझाना पड़ता है। ओवरऑल टर्नओवर जो है वो कॉमन सेंस में बैठ रहा था कि ओवरऑल का मतलब सब कुछ, तो A B C तीनों मिला दिया। पर इंडिविजुअल का मतलब तो A अलग होना चाहिए, B अलग होना चाहिए और C अलग होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। इंडिविजुअल एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब यहाँ पे है A प्लस B, मतलब कि रेगुलेटेड प्लस नॉन रेगुलेटेड दोनों को मिला के देखना है। तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे आपको समझाना पड़ा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गए। आगे जाके जब जब मैं
ओवरऑल टर्नओवर की बात करूंगा आप A प्लस बी प्लस सी करेंगे, और जब जब मैं इंडिविजुअल एग्रीगेट टर्नओवर की बात करूंगा तब तब आप A प्लस बी करेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो आ जाओ, अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम रूल 3 पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, और वरना पहले आपको रूल 3 समझ में ही नहीं आता। अब पढ़ते हैं रूल 3। एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, सेक्शन जो है 148 सबसेक्शन 1 है, ध्यान दीजिएगा। रूल 3 है हमारा एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। देखो वर्डिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी, अब यहीं पे सबसे पहला क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर पढ़ाई करते टाइम पे आपके दिमाग में सर क्वेश्चन मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स नहीं आने का मतलब सर कोई सवाल पैदा नहीं हो रहा, जो सर कह रहे हैं वो सही है, हाँ 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 यस सर, तो इसका मतलब ये तो है कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है ना। ये बात नहीं, मैं मना नहीं करूंगा ना कि अगर टीचर जो बताए जा रहा है और आपको बोल रहे हो हाँ समझ में आ रहा है, आ रहा है, तो अच्छी बात है, टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। पर एट दैट टाइम आपके मन में कुछ ऐसी चीजें जरूर आनी चाहिए जो कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे अलग दिशा में जाती है। अलग दिशा में जाने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि बेतुकी बातें, अलग दिशा में जाने का मतलब है क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए आपका कि सर जैसे यहां पे लिखा डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी, मैं एग्जांपल देके समझा देता हूं वरना कल से पूछने लग जाओगे कुछ भी कि सर एग्जाम कैसा होता है, पता नहीं बीच बीच में कुछ बातें, तो ध्यान से सुनिए। यहां पे लिखा डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी। अब सर जैसे ही डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी लिखा मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर अगर मेरा काम इंडिविजुअल है, मतलब काम तो मैं इंडिविजुअली प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकता हूँ, पार्टनरशिप में भी कर सकता हूँ, कंपनी बना के भी कर सकता हूँ, राइट। तो सर अगर इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहा हूँ तो फिर क्या ये रूल मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है? अगर मैं पार्टनरशिप में काम कर रहा हूँ तो क्या ये रूल मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि आपने तो लिखा है डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी, आपने इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, एलएलपी इनका नाम नहीं लिखा। इसका मतलब इन लोगों पे कॉस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसका जवाब भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पर वो क्लिक नहीं है आपके। कैसे? आइए सर हम कौन से रूल पढ़ रहे हैं और बताना जरा। हम पढ़ रहे हैं सर कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। ध्यान से सुनना, कंपनीज रूल्स रिगार्डिंग कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। तो सर कंपनीज रूल तो कंपनीज पे ही एप्लीकेबल होंगे ना, वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलएलपी पे एप्लीकेबल थोड़ी होंगे। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए था उसका जवाब भी यहीं पे मिल जाना चाहिए कि सर इंडिविजुअल इन पे कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और दैट्स व्हाई इनके ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं होती है, एंड दैट्स व्हाई इनके ऊपर कॉस्ट ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी भी नहीं होती है। ठीक है, और देखा जाए तो सर ये बहुत बड़ा हमारे इंडस्ट्री में बहुत बड़ा लूप होल है, और हमारे इंस्टीट्यूट को इस पे काम करना चाहिए, जबकि इंस्टीट्यूट पड़ी है दूसरी चीजों के पीछे। ठीक है, इंस्टीट्यूट कहते हैं जब टैक्स ऑडिट हमें दो, सीए को भी दे रखा है, हमें भी दो। मैं मानता हूं कि वो हमारी डिमांड करना जायज है, वो अलग मैटर है। ठीक है, पर सर मैं ये कहता हूं कि एक पर्सन है, ठीक है, उसने एक कंपनी बनाई ए प्राइवेट लिमिटेड, और इसमें वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और उसका टर्नओवर हो गया मान लीजिए 100 करोड़ रुपए। आप उसको कह रहे हो भैया कॉस्ट ऑडिट करवा, ठीक है, और दूसरी तरफ एक ए एंड कंपनी, ये एक पार्टनरशिप फर्म है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, डीप पॉइंट है, पार्टनरशिप फर्म है और इसका टर्नओवर है 100 करोड़ रुपए, ये भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, इसके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल ही नहीं है सर। तो मुझे बताइए कि मुझे टैक्स ऑडिट पे ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए या मुझे इस पे ज्यादा दिमाग लगाना चाहिए कि मैं इस फर्म को भी कॉस्ट ऑडिट के दायरे में लाऊं। जब ये फर्म कॉस्ट ऑडिट के दायरे में आएगी ऑटोमेटिक मेरा काम तो बढ़ जाएगा ना सर, मेरे पास प्रैक्टिस तो बढ़ जाएगी। कहां दिक्कत आ रही है बताओ?
तो जो काम ऑलरेडी मुझे राइट मिला हुआ है मैं उसमें ही अपना स्कोप बढ़ा सकता हूं। ठीक है, वो डिमांड अलग है, अपनी जगह है, सही है, वो अलग मैटर है। मैं बात कर रहा हूं कि अभी तो यहीं पे बहुत सारा स्कोप छूटा हुआ है। तो देखा जाए तो सर मुझे लगता है ये एक लूप होल है जो हमारे कॉस्ट ऑडिट के कॉन्सेप्ट में आता है कि हम इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप पे तो कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल ही नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये सर यहाँ पे जरूर एक क्वेश्चन बनता है हमारा जो प्रैक्टिकली है। मैंने कई सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में जो स्पीकर्स आते हैं जो कॉस्ट ऑडिट पे एक्सपर्ट नॉलेज रखते हैं, मैंने उनसे भी पूछा, मैंने कहा सर ये बताओ ये ऐसा कैसे, हाँ सर है तो सही है, सही है। प्रॉपर जवाब उनके पास भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूल नहीं है तो नहीं है, वो क्या बोलेंगे उसमें, राइट। ठीक है, तो सर डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी, एकदम बात क्लियर हो गई कि कॉस्ट ऑडिट के जो रूल्स हैं वो सिर्फ कंपनीज पे ही एप्लीकेबल होते हैं, बाकी किसी पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, क्योंकि हम कंपनीज रूल्स ही पढ़ रहे हैं। तो डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनी इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस। तो सर अगर कंपनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में लगी हुई है, मतलब माल बना रही है या फिर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो ही उस पे सीआरए रूल्स एप्लीकेबल होंगे, तो ही उसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, तो ही उसे कॉस्ट ऑडिट करवानी है। इट मींस कि सर अगर एक पर्सन मार्केट से माल लेके आता है, वो लाके बेच देता है, फिर लेके आता है, फिर बेच देता है, इट मींस सर वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस उसका टर्नओवर चाहे कितना भी क्यों ना हो जाए, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, तो भी वो कॉस्ट ऑडिट के एम्बिट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सर उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना ही नहीं है। अरे भाई ट्रेडिंग करने वाला काहे की कॉस्टिंग कैलकुलेट करेगा? तो ये लॉजिकल है, यहाँ पे बात लॉजिकली समझ में आती है कि सर ट्रेडिंग पर्सन जो है, ट्रेडिंग कंसर्न जो है, उसका कॉस्टिंग का काम ही नहीं है, तो वो कॉस्ट ऑडिट क्यों कराए? यस, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑडिट सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ही है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। ठीक है, आगे सर, चाहे आप रेगुलेटेड सेक्टर्स में हैं और चाहे आप नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में हैं, अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर, अब देखो ओवरऑल टर्नओवर बोलते ही आपके माइंड में क्या क्लिक हो जाना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिला के। तो अगर आपकी टोटल सेल्स या टोटल टर्नओवर जो है फ्रॉम ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, देखो लिख भी दिया है ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो सर मैं दो तो प्रोडक्ट बनाता हूं, दो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो चारों का मिला के देखना है, समझ गए। और अगर चारों का मिला के मेरा टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है, यहां पे थोड़ा सा याद रखिएगा, कंफ्यूजन यही क्रिएट हो जाता है, 35 करोड़ और मोर, क्योंकि इनकम टैक्स में हमने जो लिमिट्स पढ़ी ना वो सारी ये है, एक्सीडिंग 1 करोड़, एक्सीडिंग 2 करोड़, एक्सीडिंग 10 करोड़, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा, मतलब कि एग्जैक्टली 1 करोड़ है तो टैक्स ऑडिट के क्राइटेरिया में नहीं आता है। ठीक है, तो हमने बोला 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होना चाहिए, पर यहां पे बोला 35 करोड़ और मोर। आगे बात समझ में? ठीक है, अब यहीं पे सर एक पॉइंट पे मैं आपसे और डिस्कशन करता हूं। ठीक है, हम पढ़ नहीं रहे, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं सर, राइट। सर मैंने ना अपनी कंपनी खोली 1/4/2024 को, ठीक है, मैंने अपनी कंपनी खोली 1/4/2024 को, काम अच्छा चलने लगा सर, बहुत अच्छा 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 अच्छा। आज मतलब आज क्या, ऐसे लिख लो, 28 फरवरी 2025 को मुझे पता चला कि सर मेरा टर्नओवर तो 40 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ठीक है भाई, जब हम हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे तो हमें पता चला कि हमारा टर्नओवर जो है वो तो 1/4/2025 से लेके 31/3/2025, मतलब पहले ही फाइनेंशियल ईयर में मेरा जो टर्नओवर है वो तो 40 करोड़ क्रॉस कर गया है। ठीक है, अब रूल कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या मेरे ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल हो गए? चलो मैं एक बार के लिए मान लेता हूं हो गए। अब हो गए तो सर मुझे एक बात बताइए, 28 फरवरी 2025 को जब मुझे ये पता चला कि मेरे ऊपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एप्लीकेबल हो गए हैं, तो रिकॉर्ड्स मुझे कब से रखने पड़ेंगे? देखा जाए तो फिर रिकॉर्ड्स तो 1 अप्रैल 24 से ही होने चाहिए ना। अरे भाई रिकॉर्ड्स तो स्टार्टिंग से होने चाहिए। क्या मेरे लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 28 फरवरी 2025 को बैठ के मैं 1 अप्रैल 2024 से अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाऊं?
समझ में मेरी बात को? मेरा कहने का मतलब है कि आज मुझे अगर पता चला कि अरे इस साल तो अपने ऊपर रिकॉर्ड्स अप्लीकेबल हो जाते हैं, तो मैं पुरानी डेट से क्या ढूंढ ढूंढ के रिकॉर्ड्स ला के अपने रिकॉर्ड्स बना सकता हूँ? तो आंसर इज नो सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा डेटा उस हिसाब से बनाया हुआ नहीं था, उस हिसाब से डॉक्यूमेंट कलेक्टेड नहीं थे, तो हम अब बैक डेट में अकाउंटिंग नहीं कर, कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन कर पाएंगे। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, होना भी नहीं चाहिए, राइट? तो इसलिए जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने के लिए हम लिमिट चेक करते हैं वो करंट ईयर की करते ही नहीं है सर, हमें देखना ही नहीं है करंट ईयर, ठीक है? हम देखते हैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछला साल देखते हैं। अब पिछला साल देखने का मतलब क्या हुआ कि सर 31/3/2024 का टर्नओवर मेरी आंखों के सामने है, ठीक है? मान लो कितना है, 40 करोड़। और ये बात मुझे किस दिन पता है? ये बात मुझे 1 अप्रैल 24 को ही पता है क्या? बताओ। पिछले साल का मेरा टर्नओवर कितना है ये तो मुझे इस साल के पहले दिन पता है, और जब मुझे इस साल के पहले दिन ही पता है कि पिछले साल टर्नओवर 35 करोड़ या मोर हो गया था, तो मुझे इस साल पहले दिन से ही कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। आगे बात समझ में? यस, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो जो लिमिट देखेंगे हम पिछले साल की देखेंगे। अच्छा, इसी एग्जांपल पे वापस आ जाता हूं कि सर हमने नया बिजनेस चालू किया 1/4/24 को, ठीक है? नया बिजनेस, इसका मतलब इसका पिछला साल कुछ था ही नहीं। मैं कहूँ 31/3/24 इसका था ही नहीं, मैंने तो बिजनेस स्टार्ट कब किया? 1/4/24 को। तो सर वहां से लेके 28 फरवरी तक मेरा टर्नओवर 40 करोड़ हो चुका है, 31 मार्च तक और हो जाएगा, मान लीजिए 45 करोड़ हो जाएगा। तो इस साल मुझे कोई कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं रखने हैं, ठीक है? 24-25 में मुझे कोई कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं रखने हैं, क्योंकि मैं चलता हूं पिछले साल के बेसिस पे, और पिछले साल टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा था, ठीक है? इस साल एक्सीड हुआ है, तो अब मुझे 1 अप्रैल 2025 से कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। बताइए जी, बात समझ में आ गई? पढ़ो ऐसा, मैं हमेशा कहता हूं, हर क्लास में कहता हूं, पढ़ो ऐसा कि एक बार पढ़ लिया, अब दोबारा पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? ओके, मैं रिपीट कर दूं तो सर रूल 3 कहता है अगर आप फॉरेन कंपनी है या डोमेस्टिक कंपनी है और आप इंगेज्ड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में या प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज में, फिर चाहे वो रेगुलेटेड प्रोडक्ट हो और चाहे नॉन रेगुलेटेड प्रोडक्ट हो, अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो आप कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए लायबल हो जाते हैं। क्लियर? बताइए जी, ये था आपका सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। यहां तक बोलो, पहले कोई डाउट है तो फिर आगे चलते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट चले। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है? इंपॉर्टेंट तो मैंने कहा ना, ये पूरा चैप्टर ही है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट किस पे एप्लीकेबल है और किस पे नहीं है? पहला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रेगुलेटेड की ऑडिट हो या नॉन रेगुलेटेड की ऑडिट हो, दोनों सेपरेट मैटर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी की ऑडिट होगी और सारे प्रोडक्ट कवर होंगे। हो सकता है कि मैं एक प्रोडक्ट फर्टिलाइजर बना रहा हूं और एक प्रोडक्ट मैं आयरन बना रहा हूं, तो फर्टिलाइजर जो है वो रेगुलेटेड सेक्टर में आता है और उसके क्राइटेरियाज पूरे हो रहे हैं, तो मुझे उसकी ऑडिट करवानी पड़ सकती है। जरूरी नहीं है कि मेरे आयरन की मैं ऑडिट करवाऊं, ठीक है? क्योंकि दोनों की कॉस्ट शीट अलग है, दोनों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए। रेगुलेटेड सेक्टर्स में अगर हम ऑडिट को चेक करें कि ऑडिट एप्लीकेबल है या नहीं, तो उसकी 2 कंडीशन है सर, ठीक है? पहली कंडीशन ओवरऑल टर्नओवर। पहली कंडीशन है ओवरऑल टर्नओवर। ओवरऑल जो टर्नओवर है, ओवरऑल बोलते ही फिर से माइंड में क्या आना चाहिए आपके? A+B+C। तो ये जो ओवरऑल टर्नओवर है, इट शुड बी 50 करोड़ और मोर, 50 करोड़ और मोर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सर बात तो वही है ना जो अभी अपन ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बात करी थी, कॉस्ट रिकॉर्ड्स में बात करी थी कि करंट ईयर का देख भी लेंगे तो क्या होगा। अगर करंट ईयर में मेरे पास कॉस्ट रिकॉर्ड्स ही प्रिपेयर्ड नहीं है तो ऑडिट किसकी करूंगा? तो इसलिए मैं पिछले साल के बेस पे चलता हूं। पिछले साल अगर मेरा टर्नओवर 35 करोड़ और मोर है, तो इस साल मुझे स्टार्टिंग से कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं, और पिछले साल अगर मेरा टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है तो मुझे ऑडिट करवाने हैं इन द केस ऑफ रेगुलेटेड सेक्टर, राइट? पर टर्नओवर में देख रहा हूं ओवरऑल। तो ये तो हुई एक कंडीशन। सर दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन पे भी आओ।
ये रही दूसरी कंडीशन। सर एग्रीगेट इंडिविजुअल प्रोडक्ट टर्नओवर जो है दैट शुड बी 25 करोड़ और मोर, मतलब इंडिविजुअल का मतलब हो गया सर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी जो टर्नओवर है वो मिला के तो होना चाहिए सर हमारा 50 करोड़ और मोर, और ए प्लस बी जो है वो मिला के होना चाहिए 25 करोड़ और मोर। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, सर दोनों कंडीशन में से एक या दोनों तो सर मैं यहां पे लिख देता हूं एंड, एंड लिखने का मतलब समझ गए, दोनों, या मैं लगा देता हूं प्लस कि सर ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए और इंडिविजुअल एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो हमारा 25 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। दोनों कंडीशन एक साथ अगर फुलफिल होती है तब तो हमारे रेगुलेटेड सेक्टर्स की ऑडिट होनी है, अदरवाइज हमारे रेगुलेटेड सेक्टर के प्रोडक्ट की ऑडिट भी नहीं होनी है। क्लियर? ठीक है सर, नेक्स्ट आ जाइए नॉन रेगुलेटेड की बातें कर लेते हैं। सर नॉन रेगुलेटेड के लिए जब हम रूल पढ़ते हैं तो अगेन वर्ड आता है ओवरऑल, और ओवरऑल का मतलब सर ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, दैट शुड बी 100 करोड़ और मोर, 100 करोड़ और उससे ज्यादा होना चाहिए, तब जाके नॉन रेगुलेटेड प्रोडक्ट की ऑडिट होती है, अदरवाइज नहीं होती है। ठीक है, और सर यहाँ पे भी एंड दूसरी कंडीशन है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट का जो टर्नओवर हम बात कर रहे हैं दैट इज ए प्लस बी, दैट शुड बी 35 करोड़ और मोर। तो यहाँ पे भी दो कंडीशन हो गई, मतलब मैं सर फिर रिपीट कर देता हूँ कि सर रेगुलेटेड में 50 करोड़ प्लस 25 करोड़ का कॉम्बिनेशन है और नॉन रेगुलेटेड में 100 करोड़ प्लस 35 करोड़ का कॉम्बिनेशन है। इट मींस कि रेगुलेटेड सेक्टर में 50 करोड़ का ओवरऑल टर्नओवर चाहिए और 25 करोड़ का इंडिविजुअल टर्नओवर चाहिए, और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की ऑडिट एप्लीकेबल होने के लिए 100 करोड़ का ओवरऑल टर्नओवर चाहिए और 35 करोड़ का इंडिविजुअल टर्नओवर चाहिए। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, इसको समझा दो, थोड़ा बता दो, अभी बता देते हैं। ठीक है, पहले एक पॉइंट और बता दूं, फिर इसके प्रैक्टिकल करवाता हूं आपको ना। सर एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ये तो पढ़ा ही है ना हमने। यस, तो यहां पे कैसे नहीं हो? तो सर क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी है या ऐसे प्रोडक्ट भी है जिन पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल ही ना हो? ठीक है, तो यस सर, 3 ऑर्गेनाइजेशन, 3 टाइप ऑफ बोल सकता हूं या 3 केसेज बोल सकता हूं। 3 केस ऐसे हैं जिसमें टर्नओवर क्राइटेरिया मीट होने के बाद भी कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, चाहे टर्नओवर कितना ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, अब आप जैसा समझिए, अगर मेरा प्रोडक्ट रेगुलेटेड में नहीं है, नॉन रेगुलेटेड में नहीं है, अदर में है, तो क्या अदर के लिए आपने कोई भी प्रोविजन पढ़ा है यहाँ पे? नहीं। इट मींस कि सर जो ऑडिट होती है ना वो रेगुलेटेड प्रोडक्ट की या नॉन रेगुलेटेड प्रोडक्ट की होती है, अदर प्रोडक्ट की ऑडिट होती ही नहीं है। पहला पॉइंट तो ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि सर मेरा रेगुलेटेड प्रोडक्ट भी है, ठीक है, और टर्नओवर भी एक्सीड कर रहा है, उसके बावजूद भी मेरी ऑडिट नहीं हो रही, उसको एक्सेप्शन बोलते हैं। समझ गए? पहला, यूनिट ऑपरेटिंग इन सेज। अगर आपकी फैक्ट्री, अगर आपका बिजनेस सेज मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है तो इन दैट केस आपको ऑडिट नहीं करवानी है। फिर चाहे आप फर्टिलाइजर बनाइए, ड्रग्स बनाइए, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, कुछ भी करिए, अगर आप सेज में सिचुएटेड है तो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती। ऐसा सेज को प्रमोट करने के लिए किया गया। ठीक है, दूसरा, अगर आपका मेन बिजनेस एक्सपोर्ट का है, मतलब है तो इन्हीं में से कुछ काम, पर एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं आप, और आपकी एक्सपोर्ट रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 75% से ज्यादा हो, एक्सपोर्ट रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 75% से ज्यादा हो। ठीक है, मतलब ये सर कि मान लीजिए मेरा टोटल टर्नओवर है 100 करोड़ रुपए। ठीक है, उस 100 करोड़ में से 80 करोड़ का मेरा एक्सपोर्ट है। ध्यान से ना, अगर मेरा 100 करोड़ का टोटल टर्नओवर है और उस 100 करोड़ के टोटल टर्नओवर में से 80 करोड़ का एक्सपोर्ट टर्नओवर है, इट मींस 75% से ज्यादा मेरा टर्नओवर जो है वो कहां से आ रहा है? एक्सपोर्ट से आ रहा है, 75% से ज्यादा, राइट। तो इन दैट सिचुएशन मुझे कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी है, इवन इफ कि मेरा टर्नओवर एक्सीड कर रहा है, राइट। ठीक है, तो पहला, सेज में कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिनकी एक्सपोर्ट रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू के 75% से ज्यादा हो। तीसरा, अगर आप
इंगेज्ड है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी तो हमने रेगुलेटेड सेक्टर में डाला था, तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप रेगुलेटेड सेक्टर में आ रहे हैं, और रेगुलेटेड सेक्टर में अगर आ रहे हैं तो अगर टर्नओवर के क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो आपको ऑडिट करवानी है। पर एक्सेप्शन में क्या पॉइंट डाला गया, एक वर्ड यूज किया गया, कैप्टिव कंजम्पशन। ये क्या होता है सर कैप्टिव कंजम्पशन? तो सर कैप्टिव कंजम्पशन ये होता है कि आप अपने ओन यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने है ना मेरी फैक्ट्री में सोलर प्लांट लगा रखा है, ठीक है। अब सोलर प्लांट से मैं बिजली बना रहा हूं, पर वो बिजली मेरे खुद के ही काम आते हैं, मैं बेचता नहीं हूं उसको, तो वो ओन कंजम्पशन है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए बड़ी कंपनी और उसकी पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि वो खुद का ही विंड मिल लगा ले, हो सकता है खुद का ही सोलर प्लांट लगा ले, या हो सकता है खुद की ही पावर जनरेटिंग यूनिट लगा ले, हो सकता है ना। भाई मुझे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जरूरत होती है, तो मैं अगर बिजली बोर्ड से खरीदता हूं मुझे महंगा पड़ता है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि सर मैंने खुद के ही काम के लिए पावर प्लांट लगा लिया, वहां से बिजली बनती है और मुझे सप्लाई हो जाती है। तो ऐसे केस में मुझे उस इलेक्ट्रिसिटी वाले बिजनेस की ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात को? यस। तो एंगेज्ड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन थ्रू द कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट, मतलब खुद ही बनाया खुद ही यूज कर लिया, तो उस केस में आपको उसकी ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी वाले काम की। बोलो आगे बात समझ में? तो 3 केस मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 3 केस कौन कौन से हुए सर? 3 केस में पहला तो ये हुआ कि अगर आप सेज में ऑपरेट करते हैं, दूसरा ये हुआ अगर आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू आपके टोटल रेवेन्यू के 75% से ज्यादा है, और तीसरा ये हुआ अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन बना रहे हैं, तो उस केस में आपको ऑडिट नहीं करवानी है। ठीक है सर, ऑडिट तो नहीं करवानी, क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने? तो आंसर इज यस, कॉस्ट रिकॉर्ड जरूर रखने हैं, पर रूल 3 के अकॉर्डिंग। मतलब सर टर्नओवर तो 35 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए ना। अगर मेरा टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है ही नहीं, तो मैं तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने के लिए वैसे ही लायबल नहीं हूं। ठीक है, अगर मेरा टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो यस मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं, पर मुझे कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी है। ठीक है, मुझे कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलिए सर, अब कुछ प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी सी। तो आपके सामने एक बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन है, मैं चाहूं तो इस ब्लैंक को चेंज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, और मैं चाहता भी हूं। ठीक है, और जो मैं चाहता हूं वो मैं करता हूं। चलिए सर, आइए सर, अगर हम चाहते ही हैं और करते ही हैं तो करते हैं। सुनो सर, मैं आपको कुछ केस दूंगा, है ना, और आपको बताना है कि इन केसेस में मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं या नहीं, कॉस्ट ऑडिट करवानी है या नहीं। मैं आपसे भी कुछ केस लूंगा। जब आपके माइंड में आएगा ना कि सर मेरे भी मन में एक सवाल आ रहा है, सारे सवाल लूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, चलिए सर, तो मैं सर ऐसा लिख देता हूं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में इंगेज्ड हैं। तो सर केस आप टेबल ए में भी इंगेज्ड हैं, आप टेबल बी में भी इंगेज्ड हैं, और आप टेबल सी में भी इंगेज्ड है। टेबल ए रेगुलेटेड सेक्टर्स, टेबल बी नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स, और टेबल सी अदर सेक्टर्स, और आपका जो टोटल टर्नओवर है वो इतना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं या नहीं, और कॉस्ट ऑडिट करवानी है या नहीं। ठीक है, ये इतनी कहानी हमें पढ़नी है सर। ठीक है, ओके, ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए, तो साथ साथ चलिएगा मेरे, और साथ साथ जवाब दीजिएगा, सब कुछ क्लियर कर देंगे हम। सर पहला केस, अच्छा सारे टर्नओवर में करोड़ में लिख रहा हूं सर, तो ये सोचने की जरूरत नहीं है सर लैक्स से क्या है, मैं पहले बता दूं सारे टर्नओवर करोड़ में है। सर मैं टेबल ए में जो काम करता हूं ना, उसका मेरा टर्नओवर है 10 करोड़, टेबल बी का भी 10 करोड़, टेबल सी का भी 10 करोड़, टोटल टर्नओवर 30 करोड़। तो बताइए इस केस में मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं या नहीं, पहला सवाल। तो सर हम जाएंगे सीधे रूल 3 पे। रूल 3 में हम चेक करेंगे कि सर जो ओवरऑल टर्नओवर है, ये सब प्रीवियस ईयर के लिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो सर जो ओवरऑल टर्नओवर है दैट शुड बी 35 करोड़ और मोर
इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तब तो मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं, वरना नहीं रखने। यहाँ पे मैं टोटल जो देख पा रहा हूँ सर वो तो 30 करोड़ हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं रखने। ठीक है, क्या मुझे कॉस्ट ऑडिट करवानी है? तो कहते हैं कि सर चलो रूल 4 चेक करते हैं। ऐसा कहना कि चलो सर रूल 4 चेक करते हैं अपने आप में ही बेवकूफी है। क्यों? अरे भाई जिसके कॉस्ट रिकॉर्ड्स नहीं है ऑडिट काहे की करोगे? अरे कॉस्ट रिकॉर्ड्स के बिना ऑडिट किसकी करोगे? समझ गए? तो अप्लीकेबल नहीं होता है। जहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स अप्लीकेबल नहीं है ना, ऑडिट अपने आप ही अप्लीकेबल नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है। दूसरा, सर यहाँ पे 10 करोड़, यहाँ पे 10 करोड़, यहाँ पे 20 करोड़, टोटल हो गया 40 करोड़। अब रूल 3 चेक करके बताइए क्या मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं? यस सर, कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं, क्योंकि इस बार जो आपका ओवरऑल टर्नओवर है वो 35 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया है। ठीक है सर, क्या मुझे ऑडिट करवानी है? तो ऑडिट के लिए अब हम रूल 4 चेक करेंगे। रूल 4 कहता है सर पहले रेगुलेटेड की बारी। रेगुलेटेड के लिए सर कहता है कि ओवरऑल टर्नओवर शुड बी 50 करोड़ और मोर। क्या ओवरऑल टर्नओवर 50 और मोर हो रहा है? नहीं। जब पहली कंडीशन वायलेट हो गई तो दूसरी कंडीशन चेक करने का लॉजिक ही नहीं बनता है। नॉन रेगुलेटेड के लिए बात कर लेते हैं। नॉन रेगुलेटेड में कहते हैं सर ओवरऑल टर्नओवर शुड बी 100 करोड़ और मोर, वो भी वायलेट हो गई। तो जब पहली ही कंडीशन सर वायलेट हो गई तो दूसरी कंडीशन चेक करने का तो लॉजिक ही नहीं बनता, तो यहां पे भी हम कह देंगे नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, तीसरे केस पे चलते हैं। 10 10 40, तो सर ये हो गया 60 करोड़। ठीक है, क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं? आंसर इज यस सर, कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल टर्नओवर जो है 35 करोड़ और मोर हो गया है। ठीक है, क्या सर कॉस्ट ऑडिट करवानी है? तो अब हम चेक करते हैं वापस से रूल 4। रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए बोलते हैं कि सर ओवरऑल टर्नओवर शुड बी 50 और मोर, तो 50 और मोर तो हो रहा है, इसका मतलब पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। अगर पहली फुलफिल होगी तो दूसरी चेक करनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन कहती है सर इंडिविजुअल टर्नओवर शुड बी 25 करोड़ और मोर। अब 25 करोड़ और मोर में क्या क्या लेते हैं हम? सर हम ए प्लस बी लेते हैं, याद आया कुछ? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी को जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है? 20। और कंडीशन कहती है कि ए प्लस बी शुड बी 25 करोड़ और मोर। इसका मतलब सर यहां पे रेगुलेटेड प्रोडक्ट की ऑडिट तो नहीं होगी। फिर नॉन रेगुलेटेड की भी चेक कर लेते हैं। नॉन रेगुलेटेड के लिए कंडीशन है कि ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ होना चाहिए, जो कि पूरा नहीं हो रहा, इसका मतलब नॉन रेगुलेटेड की भी नहीं होगी। तो मैं कहूं कि इस पूरे केस में दोनों ही ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो चलेगा। ठीक है, केस नंबर 4 पे चलते हैं सर। 10 करोड़, 20 करोड़ और 40 करोड़, टोटल हो गया सर 70 करोड़। ठीक है, ओके। नाउ अगेन चेक करते हैं। सर क्या रिकॉर्ड्स रखने हैं? सर बिल्कुल रखने हैं। क्या ऑडिट करवानी है? तो चेक करते हैं ना भाई रूल 4। रूल 4 में कहता है सर, पहला पॉइंट कहता है कि टर्नओवर ओवरऑल जो है वो 50 और मोर होना चाहिए, हो गया। रेगुलेटेड की पहली कंडीशन फुलफिल। रेगुलेटेड की दूसरी कंडीशन क्या है कि ए प्लस बी जो है दैट शुड बी 25 करोड़ और मोर। क्या 25 और मोर हो गया? आंसर इज यस। इसका मतलब टेबल ए, मतलब कि रेगुलेटेड सेक्टर्स की तो ऑडिट होनी है। ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, टेबल बी भी चेक कर लेते हैं। टेबल बी कह रहा है सर कि टोटल टर्नओवर जो है सर वो 100 करोड़ और मोर होना चाहिए, वो तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब टेबल बी की ऑडिट नहीं होगी। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे टेबल ए ओनली, कि ऑडिट तो होगी पर वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटेड सेक्टर्स के जो प्रोडक्ट हैं उनकी होगी, नॉन रेगुलेटेड वालों की नहीं होगी। ठीक है, ओके। पांचवा केस लेते हैं सर। सर 10 करोड़, 20 करोड़, 80 करोड़, तो ये हो गया 110 करोड़। ठीक है सर, क्या कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं? बिल्कुल रखने हैं सर। सर क्या कॉस्ट ऑडिट करवानी है? देखते हैं सर। सर रेगुलेटेड सेक्टर के लिए कहते हैं कि ओवरऑल टर्नओवर जो है 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, 50 करोड़ या ज्यादा होना चाहिए है। ठीक है, इंडिविजुअल टर्नओवर मतलब कि ए प्लस बी जो है वो 25 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए, वो भी है सर। तो इसका मतलब टेबल ए की ऑडिट तो होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टेबल बी, टेबल बी के लिए बोला गया सर ओवरऑल टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ और मोर होना चाहिए, हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इंडिविजुअल टर्नओवर जो है वो 35 करोड़ और मोर होना चाहिए, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर।
तो इसका मतलब टेबल बी की ऑडिट फिर से अटक गई। किस बात पे? पहले तो अटकी थी ओवरऑल पे ही, इस बार ओवरऑल तो क्रॉस कर दिया पर इंडिविजुअल 35 करोड़ नहीं हुआ, तो यहाँ पे भी टेबल ए ओनली लिख देंगे हम। बोलो आगे बात समझ में? और देख लेते हैं सर। सर 20 करोड़ 20 करोड़ 80 करोड़, तो ये हो गया 120 करोड़। ठीक है सर, कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं, डेफिनेटली रखने हैं। सर कॉस्ट ऑडिट करवानी है, तो सर रेगुलेटेड के लिए ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ हो रहा है, ए और बी का मिला के 25 करोड़ हो रहा है, तो टेबल ए की ऑडिट तो होगी। ठीक है, ठीक है। टेबल बी की बात करें तो सर ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ हो रहा है, ए और बी मिला के 35 करोड़ वो भी हो रहा है, तो इसका मतलब सर यहाँ पे बोथ ए एंड बी दोनों की ऑडिट होगी सर। बताइए, मोस्ट ऑफ द केस मैंने इसमें कवर कर दिया, मोस्ट ऑफ द केस, कैसा ही केस आ जाए आपके पास इसमें डाल दो, इस हमारी क्राइटेरिया में डाल दो, अपने आप फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, फिर भी चलो एक आधा ट्रिकी भी तो बनता है ना, ये तो सब सिंपल सिंपल हो गए, ट्रिकी बनाते हैं। सर 0 है ना, 40 और 80 हो गया 120। अब बताओ सर क्या मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं? यस सर बिल्कुल रखने हैं। क्या मुझे कॉस्ट ऑडिट करवानी है? पहले रेगुलेटेड सेक्टर की चेक करते हैं। रेगुलेटेड सेक्टर का हुआ सर 50 करोड़ ओवरऑल हो रहा है, ए और बी मिला के 25 करोड़ हो रहा है, इसका मतलब टेबल ए की ऑडिट होगी। यस, टेबल बी को चेक कर लेते हैं। ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ हो रहा है, इंडिविजुअल मतलब कि ए प्लस बी टर्नओवर 35 करोड़ वो भी हो रहा है, तो बहुत प्रोडक्ट की होगी, दोनों प्रोडक्ट की होगी ना। यस, अरे नहीं, ओनली बी। क्यों सर ए क्यों नहीं होगी? ए का तो ओवरऑल टर्नओवर भी क्रॉस कर रहा है और इंडिविजुअल भी कर रहा है। अरे मेरे भाई हम ए बनाते ही नहीं है, हम ए कैटेगरी के मतलब कि रेगुलेटेड सेक्टर्स के प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है। ध्यान से देखो, ए कैटेगरी का टर्नओवर कितना है हमारा? 0, और 0 टर्नओवर होने का मतलब हम वो प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है। ठीक है, अगर हम बना रहे होते और 1 रुपए का भी टर्नओवर होता, 1 रुपए का भी, तो रेगुलेटेड सेक्टर्स की ऑडिट हो जाती, क्योंकि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टर्नओवर वैसे कितना है, हमारी ओवरऑल 2 कंडीशन है, दोनों फुलफिल हो रही है। पर यहाँ पे 0 लिखने का मतलब हो गया हम रेगुलेटेड बनाते ही नहीं है। ओके चलिए सर 8th क्वेश्चन और बना देते हैं। मुझे तो लगता नहीं अब कोई इसमें बाकी है, आप बताओ, चलो आपके हिसाब से कोई बन रहा हो तो बताओ, कोई भी बनाओ, बना लो जो कॉम्बिनेशन बन सकता है। 50-50-50, अच्छा बोले सर 50-50-50, ठीक है, तो हो गया 150। देखो प्रॉब्लम क्या है, एक चीज मैं बताऊं आपको, आप जब पढ़ते हो ना तो आपको चीजें तो एक बार में समझ में आ जाती है, ठीक है, और हम भी कोशिश करते हैं कि एक बार में समझ में आ जाए। दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है कि आप चीजों को करना चाहते हैं ना फास्ट, रजनीकांत स्टाइल करना चाहते हैं आप, कि सर मैं चिट्टी द रोबो की तरह है ना ऐसे ऐसे करूं और सारी चीजें मेरे माइंड में घुस जाए। आप वो कोशिश करते हैं, वो मत करिए, होगा वो भी होगा आपके साथ, पर उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर तो करो पहले, सीधे ही चिट्ठी बन जाओगे, राइट? तो आप लिख के प्रैक्टिस करिए। कितना ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, आप उसको हमारे इस फॉर्मेट में डाल दीजिए, इस तरीके से लिख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं आप गलत करोगे नहीं। बट अगर आपने लिखा नहीं, ओरली आप देख रहे हैं अच्छा अच्छा ये इतना क्रॉस हो गया, ये इतना क्रॉस हो गया, हाँ हाँ, तो वो गलत होगा ही होगा, ठीक है। जैसे सर हमने यहाँ पे लिखा ना, हमने कहा सर रिकॉर्ड तो मेंटेन करने हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है, ठीक है। फिर हमने बोला इंडिविजुअल टर्नओवर रेगुलेटेड के लिए 50 करोड़ हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल सॉरी एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़ हो रहा है, इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ हो रहा है, मतलब टेबल ए पे तो ऑडिट होगी। टेबल बी चेक किया 150 करोड़ हो रहा है, ठीक है, और इंडिविजुअल टर्नओवर 35 करोड़ वो भी हो रहा है, तो यहाँ पे बोथ प्रोडक्ट की ऑडिट हो जाएगी ए एंड बी। ये तो बहुत सिंपल था। और बोलो बोलो भाई, जो भी बन रहा है आपके माइंड में। चलो 2 और ले लूंगा, 10 तक कर दूंगा मैं ना। कितना? 0 0 और 100, अच्छा आओ कह रहे सर 0 0 100, ठीक है, ओवरऑल टर्नओवर हो गया 100। क्या सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं? यस सर कॉस्ट रिकॉर्ड्स रखने हैं, क्योंकि ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ से ज्यादा हो गया। फिर बात आई सर ऑडिट चेक कर लेते हैं।
ऑडिट जब चेक की तो सर पता चला कि इंडिविजुअल ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ है, मतलब रेगुलेटेड के लिए भी क्रॉस कर रहा है, नॉन रेगुलेटेड के भी क्रॉस कर रहा है, पर जो इंडिविजुअल टर्नओवर है वो जीरो है। ठीक है, तो ना तो 25 करोड़ क्रॉस हो रहा है ना 35 करोड़ क्रॉस हो रहा है, तो सर यहाँ पे ऑडिट अप्लीकेबल नहीं होगी। हमने पहले ही बता दिया कि ऑडिट जो है वो या तो रेगुलेटेड प्रोडक्ट की होती है, नॉन रेगुलेटेड की होती है, अदर प्रोडक्ट की ऑडिट होती ही नहीं है, तो इसलिए किस्सा ही खत्म। आप कैसा ही बना लो, कितना ही दिमाग बढ़ा लो, इस टेबल में आने के बाद कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, कितना 10, 5 और 100, अरे वाह, फिर ऐसे 10, 500, ठीक है कोई बात नहीं, 115। क्या रिकॉर्ड्स रखने? सर डेफिनेटली रिकॉर्ड्स तो रखने हैं। सर क्या ऑडिट करानी है? चेक कर लेते हैं। सर रेगुलेटेड के लिए ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ हो रहा है, इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ नहीं हो रहा, ओवरऑल टर्नओवर नॉन रेगुलेटेड के लिए 100 करोड़ हो रहा है, इंडिविजुअल नहीं हो रहा, तो कॉस्ट ऑडिट अप्लीकेबल नहीं होगी। दैट्स इट। तो आराम से देख लो, सोच लो, समझ लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी करने लायक है ही नहीं। और एग्जाम में इस पे क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है और किसी बड़े केस स्टडी में भी डाल के दे सकते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़ लो, समझ लो और बता दो कोई डाउट है तो। बुक में भी है हमारे पास, हमारी बुक में भी ऐसे 5 क्वेश्चन है और वो मैंने नोट्स में भी डाले हुए हैं। ठीक है, पहले आप इसको समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूं क्या करना है। ठीक है, हाँ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब देखिए बुक में है ना, मैंने कहाँ डाले मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर 11 पे केस स्टडी के नाम से हमने 5 केस बना के दिए आपको। चीज वही है जो अभी हमने की, सेम टू सेम वही चीज है। तो आपके लिए ये होमवर्क है कि आपको ये ट्राई करना है कि इन पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स इनको रखने हैं या नहीं रखने, ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लोग रिकॉर्डेड क्लासेस ले रहे हैं, जब तक आंसर मैच नहीं होता ना, सुकून नहीं आता कि सर मैंने कर तो लिया, सही है या गलत क्या पता। ठीक है, तो वो सुकून लाने के लिए मैं करवाऊंगा जरूर, पर मैं फटाफट आंसर लिखूंगा, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे केस डिस्कस कर दिए हैं, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं इसमें सीधे सीधे आंसर लिखूंगा कि कॉस्ट रिकॉर्ड रखने हैं या नहीं रखने, कॉस्ट ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी। अगर वो आपका मैच हो रहा है तो वेल एंड गुड है, और मैच नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने डाउट्स फोन करके व्हाट्सएप पे या चैट बॉक्स में कैसे भी पूछ सकते हैं। राइट, चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।